कोल मेरे बैठ दस की हो गया, रब दी फिर नहीं तेरा की खो गया। So back to the channel guys, this is Shubham Bajpayee. Here we are with another capsule video, कैप्सूल नंबर 33 लेकर हम आ गए हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें MPGK के 25 क्वेश्चन एवं साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ या कोई अपडेट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की, इस कैप्सूल की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जाएगी, जहां पर ज्वाइन होकर आप सारे सारे कैप्सूल वीडियो की जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? तो वो जनजाति भील जनजाति थी। भील जनजाति का समुदाय मुख्य रूप से क्या है? तो शिकारी और योद्धा ये मुख्य रूप से होते हैं। कंगी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बंजारा जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारण कहा जाता है? तो जो गुदना कलाकार होती हैं उनको हम गोधारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो इनको हम बंदोरिया के नाम से भी जानते हैं। भीलों के मकानों को कहा जाता है, तो का में बड़ू की मात्रा कू जो है, हम भीलों के मकानों को कहते हैं, कू कहते हैं। ठीक है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको ची माता कृषि हम कहते हैं, जो भीलों के द्वारा की जाती है। बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव ये सभी किस जनजाति के देवता हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, गौंड जनजाति के ये सभी देवता हैं। भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो उसे हम फाल्या कहते हैं। भीलों के निवास स्थल को हम फाल्या कहते हैं एवं इनके मकानों को जो है हम कू कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? तो बालाघाट मुख्य निवास जिला होता है हल्बा जनजाति का। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट कैसे नज़र आता है? तो घोड़े की नाल के आकार का जो है पातालकोट जो है नज़र आता है, जहाँ जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में मौजूद है, जहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये घोड़े की नाल के आकार का होता है। जोबट के भील, अभी हाल ही में जोबट की जो अलीराजपुर में जोबट है, वहाँ की विधायक का हाल ही में कांग्रेस की विधायक का जो भूरिया है, कोई कमला रानी भूरिया ऐसा कुछ नाम है, उनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। तो जोबट है जो अपना अलीराजपुर में है। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो पुंजा दरी का निर्माण जो है जोबट के भीलों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बैगा जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र कौन से 2 जिले हैं? तो झाबुआ और अलीराजपुर जो है बैगा जनजाति के लकड़ी के शिल्प का केंद्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो वो झाबुआ ज़िला है, जहाँ पर सर्वाधिक आबादी जो है वो जनजाति की है। जनजातीय जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो पूरे विश्व में जो है भारत का प्रथम स्थान है जनजातीय जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या जो है भारत में पाई जाती है। 1930 का शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित जो था 1930 का शारदा अधिनियम था। मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये इंदौर में खोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो रामेश्वर शर्मा को जो है मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में गोटमार मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया है। यह किस जिले में आयोजित होता था? तो यह छिंदवाड़ा जिले में इसका आयोजन होता था, जो कि कोरोना के चलते इस बार इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर लेते हैं। देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक किस राज्य में संपन्न हुई? तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश की उनकी विधानसभा सीट कौन सी है? तो दतिया से इन्होंने चुनाव लड़ा था, चूँकि जीतकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनाया गया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधानसभा सीट क्या है? तो ये दतिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शुरुआत करने की व्यवस्था है? तो जैसा कि सभी को पता है कि इंदौर ही सबसे अच्छा एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, तो वहीं पर कार्गो फ्लाइट स्टार्ट हो सकती है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है जब से यहाँ से दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इंदौर जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 424 की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की शुरुआत किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो ये सिंगापुर की सहयोग से जो है मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की शुरुआत की जा रही है। देश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? तो भिंड में जो है देश का दूसरा सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, पहला स्कूल कहाँ पे है? रीवा में।
तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26 की। टाइम देख लेते हैं, टाइम हुआ है 5 मिनट हुए हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, 5 मिनट से कम ही टाइम हुआ है। चिकन पॉक्स नामक बीमारी किस में सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो विषाणु के कारण जो है चिकन पॉक्स, या जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ये बीमारी फैलती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबल जाता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम हो जाता है, अतः जो उबलने का बॉइलिंग पॉइंट है, ये बोलने का बिंदु नहीं, यहाँ पे उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है नीचे आ जाता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर भी पानी वहाँ पे उबलता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अंगों का पलायन वेग, इस पर गैसों का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गैसों का पलायन वेग जो है उनके वर्ग मूल माध्य से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। गैस के अणुओं का होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा अगर डाउटफुल हो तो। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या था, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा मिलता है, इसका क्या कारण है? तो लकड़ी की तुलना में जो लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए उसमें जो है ऊष्मा अगर चाहे जो ठंडक हो या गर्मी हो उसको जल्दी से अवशोषित करता है और उसमें ज़्यादा देर तक वह रहती है, ठीक है। सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सूर्य को गर्म कर देता है? तो उसका जो अवरक्त विकिरण जो भाग है, सूर्य के विकिरण का जो अवरक्त विकिरण वाला भाग है वो सूर्य को जो है गर्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर लेते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों, इसका कारण मैं दे रहा हूँ अब, कि सुबह के समय सूरज की किरणों का अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही जो सूरज जो है आसमान में अपने जो पृथ्वी के सामने आ जाता है और अपने ऊपर आ जाता है 12 बजे, तो वहाँ से फिर उसकी डिस्टेंस तय करने की जो दूरी है वो कम हो जाती है, इसलिए उसका तापमान हमें ज़्यादा लगता है। लेकिन जब मॉर्निंग में निकलता है तो पूर्व दिशा से निकलता है तो उसकी दूरी ज़्यादा होती है पृथ्वी से, तो इसलिए उसकी हमें जो तापमान है कम महसूस होता है, तो यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर लेते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो यह अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ऊष्मा का शोषण नहीं करते हैं, ऊष्मा शोषी नहीं होते हैं सफ़ेद रंग, इसलिए ये जो है नहीं करते हैं गर्मियों के दिनों में, ये ठंडे होते हैं कपड़े, ठीक है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर लेते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो उसे हम संवहन कहते हैं। अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण होते हैं, यह किसका नियम है? तो ये किरचॉफ्स लॉ कहलाता है। किरचॉफ का नियम होता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर लेते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतियोगिता कितनी होती है? प्रतियोगिता नहीं, यहाँ पे होगा कि वोल्ट मीटर की धारिता कितनी होती है? प्रतिरोधिता, हाँ, आदर्श वोल्ट मीटर की यहाँ पे जो है, इसको मैं सुधार ही देता हूँ। आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधिता जो होती है वो असीमित होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपन देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, हम इसको ठीक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य द्वारा आणविक संगठन के द्वारा अच्छे से ये है, तो यहाँ पे जो है इसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे जो है प्रतिरोधिता है, अभी सही हो गया, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो ये असीमित होती है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो पारा वास्तु और तथा आर्गन। पारा यूज़ होता है और इसमें जो है आर्गन का उपयोग हम करते हैं प्रतिदीप्ति नली में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किसके द्वारा किया गया? तो ओरस्टेड द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले दिया गया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? तो ये एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो चुंबकीय शक्ति का प्रयोग, चुंबकीय शक्ति का पता लगाने में हम दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं। कार्बन की अधिकतम मात्रा किस लोहे में होती है? तो ढलवा लोहे में जो है कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। जिंक फास्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चूहे मारने की दवा बनाने में हम जिंक फास्फेट का उपयोग करते हैं। फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर लेते हैं। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसको हम पानी में रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो वो तरल पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है। प्रोटीन संरक्षण में कौन सा भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो राइबोसोम जो है वो जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 3.5% जो है समुद्री जल की औसत लवणता होती है। कोलतार किस पदार्थ का मुख्य स्रोत है? तो नेफ्थलीन का जो कोलतार जो है वो नेफ्थलीन बनाने के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो कोलतार होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस टोरस, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं बोस टोरस, TAURAS। तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता था। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया 11 मिनट में। प्रेजेंटेड बाय SP स्टूडियो। थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण ये वीडियो जो है मुझे आनन फानन में बनाना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत इसमें कहीं कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रॉपर टाइम निकाल के आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन जो है लाने का प्रयास करूंगा। कैप्सूल सीरीज़ को हम यहाँ पे अभी बंद नहीं करेंगे, कैप्सूल सीरीज़ जारी रहेगी आपके एग्ज़ाम होने तक। साथ ही आपको सुबह तक हमारा करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमारा जो आज का करंट अफेयर छूट गया है प्लस जो कल का करंट अफेयर है, हम दोनों को कवर करके एक कंबाइंड वीडियो बना के आपको ज़रूर देंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, साथ में शेयर करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए कंटेंट तैयार करने का, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी के साथ एक व्यस्ततम शेड्यूल के साथ आपके लिए कंटेंट बनाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हम ये प्रयास करते रहेंगे कि आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, अच्छा कंटेंट बनाते रहें जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ना कि केवल चैनल को ग्रो करने के लिए। चैनल तो वैसे भी ग्रो करता है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, आपका कंटेंट पसंद करते हैं जब आप उसमें क्वालिटी हो। तो हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना कि क्वांटिटी पर। क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं होती है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ के लिए किस्सा बनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।